चलिए, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे थे हम लोग। यस। समझते भैया क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? चलिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर का परिपथीय नियम मेरे बच्चों, पहले ध्यान से इसको सुनिए आप लोग। देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो कहता है कि अगर किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हम रेखीय समाकलन करेंगे तो उस रेखीय समाकलन का जो मान आएगा वो बंद पथ ने जितनी धारा घेरा होगा उसका म्यू 0 गुना होगा। समझ आया? एम्पियर का परिपथीय नियम हमसे कहता है कि भैया किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश, मतलब कोई बंद पथ हो और उसकी जहाँ तक की सीमा हो उसी सीमा में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा हो वो तार कर रहा हो, ये धारावाही चालक तार हो, वो चुंबकीय क्षेत्र कहीं जनरेट कर रहा हो, तो अगर वो एक बंद पथ की सीमा में है तो उसी सीमा को लेकर के जहाँ तक का आपका बंद पथ है, अगर आप वहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देंगे तो रेखीय समाकलन का जो मान आएगा उस बंद पथ ने जितनी धारा घेर रखी है उसका म्यू 0 गुना होगा। ये हमसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। नेट मतलब कुल होता है। इसका गणितीय रूप होता है बच्चों क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू 0। समझ आए? ये गणितीय रूप है। कौन सा रूप है बच्चों? गणितीय रूप है। गणितीय रूप का मतलब क्या है कि जो बात को सेंटेंस में कहा गया था उसी बात को ये एज अ फॉर्मूला लिखा गया है। जहाँ पे ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल लिखा है जो ये बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हुआ है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक बंद पथ की सीमा में है। बंद पथ होने की वजह से यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल किया गया है। म्यू 0 आप लोग जानते हैं निर्वात की चुंबकशीलता होती है। आई उस बंद पथ में जितनी धारा घेर रखी है उस धारा का मान है। समझ में? अब इसके लिए हमको प्रूफ देखना है, डेरिवेशन इसका देखना है। चलिए इसके प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, मान लिया कि हमारे पास ऐसे एक तार है बच्चों। क्या है? तार है अनंत लंबाई का, ऐसे मान लेते हैं। अनंत लंबाई, सीमित लंबाई, इन सब चीज़ों का कंटेंट हम लोग को पता है ना? बिल्कुल पता है। तो हम मान लेते हैं कि एक तार है। ये क्या है बच्चों? तार है। इस तार में, इस तार की लंबाई हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो अनंत है। अब इस तार में अगर हम आई एम्पियर की धारा भेजें, इस तार में क्या करें? तो ये तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, करेगा। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि यहाँ पर सर जी क्यों मतलब लंबाई और मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ये बात आराम से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, आपने ये तार मान लिया, ठीक, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है और एक सीधा वायर, पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक सीधा वायर जो होता है अपने चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र देता है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होती हैं। ऐसे चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। समझ में आया? अगर एक सीधा तार है, चाहे वो अनंत लंबाई का हो चाहे वो परिमित लंबाई का हो, एक सीधा वायर अपने चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे ही जनरेट करता है जैसे कि फिगर में बनाया गया है। अब इसको ज़रा समझिए आप। ऐसे मान लिया ये तार है, ठीक, और अगर इसके चारों ओर हम चुंबकीय बल रेखाओं को खींचेंगे तो चुंबकीय बल रेखा इधर से चलती है उधर जाती है, उधर से चल के इधर भी आ सकती है, डिपेंड करता है धारा के डायरेक्शन में। अगर धारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो चुंबकीय बल रेखा इधर से उधर जाएगी। समझ आया? अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जनरेट हो रहा है धारा के कारण, तो धारा की दिशा पर इन चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन निर्भर करता है। और अगर धारा यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, समझ में आया, तो चुंबकीय बल रेखाएं उधर से इधर को आती है।
और अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो चुंबकीय बल रेखा उधर से इधर को आता है। तो समझ में आया? तो किसी भी धारावाही चालक तार में जो चुंबकीय सीधा वाले में चुंबकीय बल रेखा ऐसे होती हैं। तो बाबू वो अगर सीधा धारावाही चालक तार है तो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अब बबुआ हम मान लेते हैं कि इस तार से r मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु है P। वहाँ क्या है? एक बिंदु P। तो भैया बिंदु P पर ये चुंबकीय क्षेत्र देंगे। क्यों? बिंदु P पर ये चुंबकीय क्षेत्र देंगे तो यहाँ भी देंगे, है ना? अब जरा देखिए, अब एम्पियर के परिपथीय नियम में ये कहा जाता है कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो सबसे पहले बिंदु P जहाँ है वहाँ तो एक खुला स्थान है। क्यों? वहाँ एक खुला स्थान है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे होगा? तो बाबू लोग उसके लिए आपको यहाँ एक बंद पथ खींचना होगा। तो हम लोग एक यहाँ बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं। समझ में आया? यहाँ क्या बंद पथ पे चाहे जहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, बंद पथ पे कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर नीचे हाँ कहीं भी। तो यहाँ हम एक बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ एक बंद पथ है। बंद पथ ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविकता में भी यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है? ऐसे सीधा तार था, तार में नीचे से ऊपर की ओर आई एम्पीयर की धारा जा रही, मुझे यहाँ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसका रेखीय समाकलन करना है और दिखाना है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो इसने जितनी धारा कवर कर रखी है उसका म्यू 0 गुना। अब सुनिए, ये तुम्हारे तार है, ठीक है? तार में आई एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तार से r मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हमको इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करके देना है कि इसने जितनी धारा घेर रखी। आखिर ये तार को घेर रहा है तो तार में बहने वाली धारा ही घेरेगा ना, उस धारा का म्यू 0 गुना होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया भैया? एक वृत्ताकार पथ खींच लिया। समझ में आया? अब धारा अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, अच्छा मान ली इस पथ पर एक अल्पांश है, इस पथ पर क्या बच्चों? एक अल्पांश है, इधर इधर पैसे दार है। अरे मतलब ऐसे चुंबकीय बल रेखा उधर से इधर जाएगा। समझ रहे? तो हमने मान लिया यहाँ पे एक हमारे पास बंद पथ है और इस बंद पथ पर ये एक अल्पांश है डेल्टा है। और अगर आप लोग उस धारा के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो तल के लंबवत अंदर, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर गया? नीचे की ओर गया। वेक्टर बी, डीएल भी इसी दिशा में, डीएल भी उसी दिशा में आगे जा रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन उधर। हाँ, वेक्टर डीएल दोनों एक ही दिशा में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस तार में धारा भेजे, तार से r मीटर की दूरी पर तार की लंबाई हमें कुछ ज्ञात होता है तो हम मान के चलते हैं कि अनंत लंबाई का है। उसकी लंबाई कुछ पता नहीं है तो मान के चलेंगे कि अनंत लंबाई का है। तो वो तार जिसमें आई एम्पीयर की धारा है, यहाँ बिंदु P है ना, इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मेरा पहले निकाल लो। तो भैया हम लोग जानते हैं, वो हम लोग पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, कि बायो सेवर्ट के नियम से हम लोगों ने अल्पांश के कारण देखा है। और उसके बाद उसके अनुप्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि अगर तार की लंबाई अनंत हो तो अनंत लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो हम लोगों ने देखा था B बराबर म्यू 0 I बटे 2 पाई r। समझ में है? अनंत लंबाई के कारण कहीं चुंबकीय क्षेत्र इतना तो उत्पन्न होता है। तो ये तार जिसमें आई एम्पीयर की धारा है, r मीटर की दूरी पे है और कितनी धारा I और r मीटर का डिस्टेंस, तो इस तार के कारण बिंदु P पर ये हो गया उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इतना समझने में कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हमें इसी, अच्छा, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर डैश। इस चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम रेखीय समाकलन करेंगे, क्या करेंगे? रेखीय समाकलन। तो उस रेखीय समाकलन का मान इस पथ ने जितनी धारा घेरा हुआ है उस धारा का म्यू 0 गुना होना चाहिए। उस धारा का कितना गुना होना चाहिए? म्यू 0 गुना होना चाहिए। तो चलो इसका क्या करना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चलो तो भैया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर जरा एक बात पे विचार करो। रेखीय समाकलन करने से तुम कैलकुलेट क्या करोगे? और वो भी तुमको इसी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करना है। जो बंद पथ है, अगर इस बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है तो उससे क्या होगा मेरे बच्चों? इस पूरे बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। समझ में आया? ठीक, चलो तो आपको यहाँ अल्पांश पता है, अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकल ही गया। तो इसका हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, दोनों का इंटीग्रेशन होने लगा।
ये बाबू ये इसका सेंस समझिए, ये बी जो है इस अल्पांश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में आया? और यहाँ डीएल अल्पांश की लंबाई है, समझ में आ रहा है? और बाबू अब हम वहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर रहे हैं और इसी बंद पथ की सीमा में कर रहे हैं। बंद पथ की सीमा का मतलब देखो, समाकलन करने से पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिलता है और बंद पथ की सीमा के अनुसार समाकलन करने से आपको इसी पथ पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, समझ में आया? और हम जानते हैं दोनों कौन सा गुणन कर रहे हैं, डॉट। और डॉट के गुणन में हमें ये बात पता है, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस थीटा होता है। अब जरा बताओ, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर यहाँ बी देखो, एक चीज बताइएगा मुझे, तार में बहने वाली धारा का मान अगर ना बदला जाए, तार में बहने वाली धारा का मान अगर ना बदला जाए, तो क्या इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा कि अलग अलग होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि धारा बदल नहीं रही है और यहाँ तार से दूरी एक समान रहेगी क्योंकि वो त्रिज्या है, समझ में आया? तो ऐसे केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान एज अ कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो वो बेचारा बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा खाली 1 इंटू डी एल ऑफ कॉस। ये थीटा बी और डीएल के बीच का कोण है, जरा देखो, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में डीएल, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। तो अब भैया क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी एंड यहाँ देखो 1 इंटू डीएल कॉस 0 डिग्री का मान 1, समझे? 1 इंटू डीएल हम अपने पास से करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुणा तो कहीं भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत क्या है? ठीक है, हाँ उतने आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ 1 इंटू डीएल आ और 1 इंटू डीएल का सेंस है क्या? नहीं, 1 इंटू डीएल का सेंस है कि आप लोग डीएल जो कि अल्पांश है, अल्पांश के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन कर रहे हैं और अल्पांश क्या है? तुम्हारे इस वृत्तीय पथ पर एक छोटा सा टुकड़ा है। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो वो पूरा टुकड़ा देगा, पूरा हिस्सा देगा, और पूरा हिस्सा मतलब इसका पैरामीटर है ना, और इसका पैरामीटर कितना होगा? 2πr। क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी का मान कितना हम लोगों ने निकाला? 0 i बटे 2 पाई एंड 1 इंटू डीएल का मान 2 पाई। कैसे हो रहा है ये? ऐसे हो रहा है क्योंकि क्लोज इंटीग्रल 1 इंटू डीएल करने से मतलब एक का अल्पांश के रिस्पेक्ट में समाकलन देने से इस पूरे वृत्त की परिधि आती है। क्या आती है? परिधि आती है, और उसकी त्रिज्या अगर r है तो वो वृत्त की परिधि बनेगी 2 पाई r। ये 2 पाई r से 2 पाई r क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। देखो हमने जो बंद पथ लिया था उस बंद पथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया और इस रेखीय समाकलन के द्वारा जो मान मिला है वो धारा का म्यू 0 गुना आया है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम। 1 मिनट देख लीजिए इसको, कोई बात डाउट में रहे तो पूछ लीजिए। ठीक? यस सर। हाँ बोलो। पहले सर जी ये कह रहे हैं भी इंटीग्रल 1 इंटू डीएल, हाँ पूरे परिधि को कह रहा है, तो इसको परिधि का वो लिख दिए। हाँ वो सीधा पूरा परिधि लिखो। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। रजनी समझ में आ रहा है? अच्छा दुर्गा जी तुम भी बैठा रहे हो? यक कै पट्टी? अर्जुन कहाँ है? यक पट्टी, द्विपट्टी और सचिन 3 पट्टी, और नाथू तो बैठी हैं। कहाँ है? लक्ष्मी जी कब बैठेगा? अरे मूर्ति उर्ति तो सब कल लेकर के जा रहे थे किसी का, कल ही बैठेंगे। बहुत जल्दी निकलवाने हो ना। हाँ द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ बैठे, रानू मंडल जी आप, प्रोफेसर बैठोले, मिस्टर सीले, सारी भैया का सारी जमन के नाम मिस्टर सीले हुए।
एंड रानू मंडल जी, आप प्लीज कुछ जगराता तो होगा, रानू मंडल जी आएंगे। तो जगराते में अपनी रानू मंडल जी को बुलाइए, आराम से वो वाला वाला गाना चलेगा। कितना फीस है सही? हाँ? फीस कितना? रानू मंडल जी फीस कितना लेते हैं? फीस क्या लेंगे? धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य है, फ्री सेवा। राष्ट्रपति भी रह चुकी है द्रौपदी। तब द्रौपदी पहले रानू मंडल थी, अब ये द्रौपदी मुर्मू हो गई है। और बेटा टंकी को ले चला जाएगा। हाँ, यात्रीगण कृपया ध्यान देने के लिए, है ना। और एक इसको ले चले, इसको ले जाइएगा आप लोग, इसको झाड़ू बहारू इत्यादि चीजों में कार्यरत, महारत हासिल ऐसे कार्यों में, है ना। लिपो सहितो इत्यादि। हाँ पूछना सर जी, झील में पानी खत्म क्यों नहीं होता? झील में पानी खत्म क्यों नहीं होता? सर जी, हाँ। में सर जी हाँ, उसका कारण कुएं का जल स्तर एकदम मेंटेन रहता है। ऐसे कुआं होता है और ये आपकी धरातल होती है, ये आपकी धरातल होती है। देखिए, कुएं के पानी में पानी ऊपर ज़्यादा जलस्तर नहीं चढ़ता है। उसका कारण क्या है? बाहर से अगर पानी ना आए तो नीचे का जलस्तर ऊपर तक नहीं जाता है। उसका कारण क्या है कि ये भूमिगत स्रोत से जल आता है, नीचे से पानी इसमें आता है। नीचे समंदर नहीं रहता, पानी के स्रोत रहते हैं, है ना। तो जहाँ कुआं खोदा जाता है वहाँ पानी का स्रोत नीचे से होता है। अब सोचो, नीचे से जो पानी आ रहा है तो वो पानी उतने ही आयतन में कवर होता है जहाँ तक कि वो फैल पाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पानी कहीं ऊपर से गिर रहा है। देखो, अगर ऊपर से पानी आ रही है तो वो भरता उसमें, तब उसका लेवल बढ़ता। अब वो एक्चुअली नीचे से ही आ रहा है ना, बाहर से उसमें भर नहीं जा रहा है। और देखो, इसका लेवल मेंटेन क्यों रहता है? उसका कारण ये है कि जो भी पानी यहाँ से आ रहा है, भूमिगत स्रोत जो भी बना हुआ है, नीचे से पानी आ रहा है, अगर ऊपर का पानी आ भी रहा है तो जा करके कुएं में मिल करके कहाँ क्या कर रहा है? वो फैल रहा है ना जमीनी स्रोत में। तो इसके नाते पानी का लेवल यहाँ बढ़ता है, घटता नहीं है, वो मेंटेन रहता है। अगर वही कारण है यहाँ पे, वो भी जो जल का स्रोत होता है वो जमीनी स्तर से होता है, भूमिगत जल स्रोत होते हैं। सूखते वो लोग हैं जिनमें जल बाहर से आता है, समझ रहे हैं? सूखते वो लोग हैं जिनमें जल बाहर से आता है, जैसे नहर होती है, नहर का पानी कहीं बह करके आता है, समझ रहे हैं? कुएं के सूखने के पीछे का कारण ये है कि उसके भूमिगत जल का स्रोत खत्म हो जाता है। ठीक है, जब तक भूमिगत जल का स्रोत या उसका जल का स्तर नीचे चला जाता है, जहाँ आपके कुएं का लास्ट सतह है वहाँ से जल का स्तर नीचे चला जाता है, इसी नाते ऐसा होता है। झील में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, झील में भी ऐसा ही होता है। वो जल स्रोत एक्चुअली भूमिगत होते हैं ये लोग, समझ आया? जहाँ जहाँ पानी बाहर से बह करके आएगा उन्हीं जगहों का पानी खत्म होगा, उन्हीं जगहों का पानी सूखेगा। जहाँ भूमिगत है, जब भूमिगत स्रोत से ही पानी खत्म हो जाएगा तब उसके बाद उसका लेवल घटता बढ़ता है। ठीक, चलिए। आज मुझे लगता था नीचे समंदर रहता, और ऐसे खोदते जा रहे थे। हाँ। और अचानक से पानी बह गया उसी में। अच्छा, चल। हम नीचे हाँ भाई। चलो मेरे बच्चों, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग जरूरी हिस्सा है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन किस नियम को लगा करके? एम्पियर का परिपथीय नियम लगा करके। ठीक है, कई चीज़ों का डेरिवेशन यहाँ देखना है, एम्पियर के सोर्स से देखना है, एम्पियर का जो नियम कहता है उससे देखना है। आइए देखते हैं, समझते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत लंबाई के
धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये अपना हेडिंग है मेरे बच्चों, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कहीं मिला ये कहीं मिला कहाँ? परिमित लंबाई वाले, उससे पहले परिमित लंबाई वाले। हाँ रुक जाओ सर, सीले सर, जब मैं आपके उत्तेजना को समझ रहा हूँ, सुनिए, नीचे तक बटन खोल लीजिए, पूरा खोल दीजिए। धारावाही परिणाम का इसके बाद में तो वो लिखा है, लिख लेना है, लिखने के लिए बोला ही नहीं आप किस लिखना है। इसको तो लिखना ही है, नहीं सर, इसको लिखना है, सिर्फ 2 हेडिंग में लिखवाया है। इसको भी निकलवाया था। तो लिखिए बच्चे। चलो देखो, ये कहाँ मिला था बच्चों हम लोगों को? 2 चैप्टर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस मेरे बाबू लोग। ये मिला था मेरे बच्चों, मेरा सोना, मेरे तुग्गा, मेरे चिड़ई, मेरे हीरे, मेरे कोयले, मेरे डायमंड, मेरे, अरे रुक जाना, बोल लेने दे पहले मुझे। इतने तेजस्वी लोग हैं मेरे पास, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में मिला था, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। मैं कह रहा हूँ यही एग्जैक्टली डेरिवेशन ही कहाँ मिला था? जब घर पे कॉपी खुलेगी तब पता लगेगा ना। अब अलादीन के चिराग से अलादीन निकलेगा ही नहीं तो जानोगे कैसे? जीन, अच्छा जीन निकलता है, अच्छा अलादीन के चिराग से अलादीन कैसे निकलेगा? जीन निकलता है, ठीक है, तो खोलो उसको। अरे उतना ज्यादा पन्ना क्या पलट रहे हो बकलोलो? एम्पियर के परिपथी, सॉरी गॉस के क्या नाम उसका, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है रजनीश, परिमित लंबाई के रिजरेखे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और उसी के कंटेंट में लास्ट में जाकर के मैंने पढ़ाया था यदि तार की लंबाई अनंत हो जाए तब उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एग्जैक्टली वही डेरिवेशन अपने को इधर चिपकाना है। हाँ चलो करते हैं, देखो बाबू ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर बर्थोले जी, देखिए प्रोफेसर बर्थोले जी, हमारे पास यहाँ एक तार है। बर्थोले जी यहाँ क्या है? देखिए क्या दिखा रहा है। तार है, क्या दिखा रहा है? अरे अपना दिखा रहा है। नहीं सर जी, दूसरा था। क्या था जी? ये क्या है? क्या फोटो दिखा रहा है? ऐसे ही करिए, आपको मैडम नहीं बोल रही नहीं सर जी, हम कल भी नहीं बोले थे, वही बोल रहा था। हमारा पटरा हो जाओगे। देखो ये देखो एक तार है मेरे बच्चों, और हम मान के चल रहे हैं इसकी लंबाई अनंत है। तार को नाम दे देते हैं CD। तार को नाम क्या दे दिए? CD। हमको इस तार से r मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस नियम को लगा करके? नियम को लगा करके। इतना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना समझ में आ रहा है? क्या करना है, हमारे पास अनंत लंबाई का एक तार CD है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी धारा मेरे बच्चों? I एम्पियर की धारा बह रही है, जैसा मैंने चिन्ह में प्रदर्शित किया उसी डायरेक्शन में बह रही है। तार से r मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है मेरे बच्चे लोग। लेकिन कौन सा लॉ लगा करके? एम्पियर का परिपथीय नियम लगा करके बबुआ लोग। और एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद पथ पर काम करता है। क्या यहाँ हमारे पास कोई बंद पथ है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? बंद पथ खींचना पड़ेगा, है ना। तो मेरे बच्चों मैं यहाँ से r त्रिज्या को लेकर के एक ऐसा बंद पथ खींचता हूँ वृत्ताकार, जिस वृत्ताकार बंद पथ का जो केंद्र हो वो तार से होकर के गुजरे। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, हम बिंदु P से होकर के गुजरने वाला एक वृत्ताकार पथ खींच दिए। क्या खींच दिए? और जानबूझ करके वृत्ताकार पथ ऐसा खींचा गया है कि इस वृत्ताकार पथ का जो केंद्र हो तारवा उसी केंद्र से गुजरे। समझ में आया? धारा ऊपर से होता
कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मैटर ही नहीं। तो ये इधर नहीं होगा। हाँ तो ये उधर हो जाएगा डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया हमने क्या किया, एक बंद पथ खींच दिया। अब बंद पथ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और उसका रेखीय समाकलन करना है। चलो कर लेते हैं बबुआ, चलो। अब पहले तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर को, अंदर की, वेक्टर भी, और यहाँ पे अगर अल्पांश लेंगे तो अल्पांश की लंबाई dl अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करूं मैं। मान लिया कि उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, B। कितना उत्पन्न हो रहा है? तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहेगा भैया, गला फाड़ फाड़ करके, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम में हमको बताया जाता है कि बबुआ क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू I, जहां I क्या है मेरे बच्चों, जहां I पथ द्वारा घेरी गई नेट धारा है मेरे मुन्ना, पथ द्वारा घेरी गई हाँ नेट धारा है मेरे बबुआ, मेरे आदित्य कुमार सोनी। अरे सीधे सॉरी आई एम रियली सॉरी प्रोफेसर, आई एम सॉरी प्रोफेसर, I forget I'm in 1974 में फेमस हुआ था ना। नहीं 1774। अच्छा 1700। ये नई बात को आजाद कराए। अच्छा देखिए, जहाँ आई क्या है, इस बंद पथ ने जितना धारा घेर रखा है उसका मान है मेरे बच्चों, समझ में आया? जहाँ आई क्या है, बंद पथ के द्वारा घेरा गया धारा का मान है, इतने में कोई डाउट? अब चलो मेरे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करिए। क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर मेरे बच्चों क्लोज इंटीग्रेट बी dl। ये हम क्या कर रहे हैं, ये बिंदु P पर माने हैं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी उत्पन्न हुआ है, उसी का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर रहे हैं मेरे बच्चों। अब जरा एक बात बताओ, वेक्टर dl और वेक्टर b अभी पीछे भी देखिए एक ही डायरेक्शन में था। क्या डिग्री कोण? 0 डिग्री का कोण मेरे बच्चों। वेक्टर dl तथा वेक्टर b परस्पर समांतर है मेरे बच्चों। कैसे हैं? समांतर है, अतः इनके बीच का कोण 0 थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री मेरे बबुआ लोग। अब अगर ऐसा है, अतः क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, अभी इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? उसका कारण ये है कि इस चालक में बहने वाली धारा का मान चेंज नहीं हो रहा है और इस पथ पर तार से दूरी हमेशा त्रिज्या होगी, ठीक? तो इसके नाते b हो गया कांस्टेंट, एंड यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेट 1 इंटू dl और 0 डिग्री यहाँ रखेंगे और 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर b इंटू 1 इंटू dl। और मेरे बच्चे dl आपके इस वृत्तीय पथ का अल्पांश है और उसके रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन करेंगे तो पूरे वृत्त की परिधि देगा। क्या देगा मेरे बच्चों? है ना? तो क्लोज इंटीग्रल 1 इंटू dl बराबर वृत्त की परिधि। अगर त्रिज्या r है मेरे बच्चों तो इसकी परिधि कितनी बनेगी? कोई डाउट? अतः क्लोज इंटीग्रेट वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर b, और इस पूरे के जगह पे क्या रख सकते हैं बाबू लोग? 2 पाई r। देखो यहाँ निकाले हो, क्या रख सकते हो? 2 पाई r गुणे 2 पाई r। मेरे बच्चों इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से मेरे बबुआ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? म्यू 0 I बराबर b इंटू 2 पाई। क्या निकालना था बाबू लोग? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? तो b को यहाँ से निकालो तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 I बटे 2 पाई r की जगह पे ये होगा न्यूटन प्रति एम्पियर डैश। समझ में आया मेरे बच्चों? ये मिल गया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बड़ा शांति से नन्हा सा डेरिवेशन है ये। क्या किया देखो ध्यान से समझो। हमने ये क्या लिया, एक तो तार लिया,
क्या लिया बच्चों? तार। ऐसे इसकी लंबाई पता नहीं कितनी, मुझे पता नहीं, अनंत है। ठीक, इस तार में नीचे से ऊपर की ओर एक धारा जा रही है। तार में क्या हो रहा है? धारा जा रही है, धारा जा रही है। ठीक है आदित्य, सॉरी प्रोफेसर, आई हैव फॉरगेट। कम हियर, यू कैन कम दिस साइड। गाली दे रहा है यहाँ वो इधर आओ, कैमरे से बाहर रहोगे, आओ यार। ओके, कैमरे में बाहर प्रोफेसर सीले हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रोफेसर सीले हमारे साथ कैमरे में क्या पाना चाहेंगे? ओके नाम हमारे प्रोफेसर सीले डोंट वांट टू, थोड़े से साए हैं अपने प्रोफेसर, कैमरे से थोड़ा बचना चाहते हैं। ठीक है ओके, आइए। कैमरे की नज़र में कहाँ है आप? कैमरे की नज़र में है ही नहीं तो मुस्कुराएंगे कैसे? देखो ये एक तार है और थोड़ा आप इसे ऊपर पकड़ सकते हैं। मेरे कैमरे, मतलब कैमरा जानती हो सोनी का है, गिरे नहीं है ना, नहीं टूट जाएगा। सोनी का चलो देखो, एक धारा जा रही नीचे से ऊपर की ओर, तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र देगा। हमको इस तार से यहाँ पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, लेकिन हमारे सामने एक शर्त है कि हमको एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है, और एम्पियर का परिपथीय नियम एक बंद पथ पर काम करता है। अंतिम बिंदु है उसका। नहीं, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ हम इस नाते लेते हैं ताकि फिगर स्पष्ट बना सके, समझ सके बातों को, बाकी इसको कहीं मान सकते हो। तो तार से हमने यहाँ ले लिया बिंदु P। अब बिंदु P से होकर के गुजरने वाला ऐसा हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ खींच दिया ऐसे चारों तरफ। समझ में आया? इस पथ ने ऐसे घेर लिया इसको, समझ में आया? इस पथ ने क्या किया, ऐसे इसको घेर लिया पूरा। ठीक, अब इस बिंदु पर मान लिए चुंबकीय क्षेत्र B है। इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मान लिए? B है, और धारा नीचे से ऊपर क्यों जा रही है? ऐसे करोगे डायरेक्शन निकालने के लिए, तल के लंबवत मेरी ओर आएगा, जो कि मैंने ऊपर की ओर शो कर दिया है। तुम्हारा अल्पांश ले लिया गया, जो कि दिशा इधर को है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करोगे, एम्पियर का नियम कहेगा कि उसका मान क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl के बराबर होगा। तो ठीक बात है, कहने दो उनको। अब हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। तो हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का देखो रेखीय समाकलन किया। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर B dl cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अल्पांश की दिशा इस बिंदु पर अंदर की ओर थी, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री, क्योंकि समांतर हो जाएंगे एक का डायरेक्शन में। अगर कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर। ओके, थैंक्स प्रोफेसर सिले। एंड नाउ यू प्रोफेसर बैठोले, बर्थोले, आई एम सॉरी आई फॉरगेट योर नेम। बुलाइए। ओके, डोंट वरी गाइस, अभी मैं आपको प्रोफेसर सीले से एंड प्रोफेसर बर्थोले से आपकी मुलाकात कराता हूँ। बर्थोले, चलो यहाँ देखो, आपकी तुलना बनाई यहाँ देखो। तो अभी क्या हुआ, हमने चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हमने 0 रखा। 0 डिग्री का मान 1 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान वृत्त के हर पथ पर एक समान मिलता है, उसको कांस्टेंट किया। अब यहाँ पे 1 इंटू dl हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? 1 इंटू dl हो रहा है, और 1 इंटू dl का मतलब क्या है? पूरे वृत्त की परिधि का आप लोग मान निकाल रहे हैं, समझ में आया? अगर 1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी dl के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन करेंगे तो उसका मतलब होता है कि पूरी वृत्त की परिधि आएगी। तो भैया त्रिज्या r है तो पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई, तो आप इंटीग्रेट, क्लोज इंटीग्रेट 1 इंटू dl की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई r। तो इसके बराबर ये था, तो b के जगह पे हम लोगों ने b लिखा, इसके जगह पे 2 पाई r लिख दिया, और b का मान हम लोगों ने देखो यहाँ से, ये समीकरण नंबर 1 से हम लोग देखो कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl का मान कितना है? म्यू 0 i, तो इसकी जगह पे म्यू 0 i रख दिया गया, बराबर b इंटू 2 पाई r। यहाँ से b का मान निकाल दिया, तो म्यू 0 i बटे 2 पाई r न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। ये आ गया आपका। ऐसा नहीं कर सकते सर, B का क्या मतलब? B का स्टैंड है, वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत वो निकल गया बाहर। नहीं, कह सकते हैं। तो ये आ गया। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर, कोई दिक्कत? ये पहला अनुप्रयोग था, बहुत नन्ना सा है, घर जा करके पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीले सीले का उसे लड़के देख डर के हम तुम्हें खुद दिखाई करे। चलिए, तो हाँ चाय मंगा दी। चाय मंगाऊँ? हाँ, 6 बजे आए।
6 बजे चलिए पढ़ते हैं बाकी, ठीक है।